प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र में एक बार फिर विकास का मंत्र दिया, शिक्षा का मंत्र दिया, शिक्षा का संबल बताया और अपनी जीवंत निरंतर प्रभावमान नव्य दिव्य भव्य काशी की चर्चा करते हुए देश को आगे बढ़ाने के लिए कुशल कैलकुलेटेड प्रमाण वाले युवाओं की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि देश को डिग्रीधारी युवाओं की जरूरत नहीं है और ऐसी शिक्षा देश में आ रही है जो सेवक नहीं बनाएगी, लोगों की सोच को संकुचित नहीं करेगी, बल्कि तकनीकी दृष्टि से और उच्च दृष्टि से हमें शिखर पर पहुंचाएगी। जो देश के लिए जरूरी है, हम अपनी मातृभाषा में शिक्षा को ग्रहण करेंगे, हमें एक खुला अवसर मिलेगा। काशी बदल रही है, काशी में नया युग आ रहा है, काशी का वैभव बढ़ रहा है। आज इसी पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार संजीव मिश्र। संजीव मिश्र, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। क्या रहा, अभी प्रधानमंत्री ने काशी में दो प्रमुख कार्यक्रमों में भाग लिया जिनका सीधा संवाद था जनता से। एक तो शिक्षा समागम जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर नई शिक्षा नीति पर रोशनी डाली और दूसरा जनता को संबोधित करते हुए विकास का मंत्र दिया। क्या रहे उनके भाषण के प्रमुख अंश संजू? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब काशी जाते हैं तो काशी के लिए कुछ लेके जाते हैं, क्योंकि काशी ने उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी। काशी ने उनको प्रधानमंत्री बनाया, काशी ने उनको सांसद बनाया। तो जब वो कुछ लेके जाते हैं तो बड़ा अद्भुत सा लेके जाते हैं। आज वो न सिर्फ लेके गए हैं 1800 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया है, इसके अलावा उनका भाषण बड़ा अद्भुत रहा। उन्होंने साफ कहा कि विकास का अर्थ सिर्फ चमक धमक नहीं है। अभी तक क्या था, सामान्यतः चौड़ी सड़कें, बिजली, पानी ये माना जा रहा था, विकास का यही मतलब था। लेकिन आज उन्होंने विकास को नई परिभाषा दी। उन्होंने कहा विकास का अर्थ सिर्फ चमक धमक नहीं, विकास का अर्थ आदिवासी समाज को आगे बढ़ाना है, विकास का अर्थ दलित समाज को आगे बढ़ाना है, विकास का अर्थ महिलाओं का सशक्तिकरण है। खास बात यह है कि यहाँ पे महिला और आदिवासी दोनों चीजों का उन्होंने प्रयोग किया है। देश की अगली राष्ट्रपति जो आने वाली हैं वो आदिवासी हैं, आदिवासी पृष्ठभूमि से आती हैं और महिला हैं। तो कहीं ना कहीं जब नरेंद्र मोदी कुछ बोल रहे होते हैं तो वो अपनी दशा और दिशा के साथ चल रहे होते हैं। उन्होंने दूसरी बात कही, उन्होंने विश्वनाथ धाम की मार्केटिंग की उसकी जरूरत नहीं है। काशी का विश्वनाथ धाम किसी मार्केटिंग का मोहताज नहीं। इसके बावजूद उन्होंने कहा कि विश्वनाथ धाम को लेकर पूरी दुनिया में उत्साह है, मतलब पूरी दुनिया विश्वनाथ धाम को लेकर इस देश की तरफ देख रही है। इस देश की पहचान अब सिर्फ ताजमहल से नहीं होगी, अब इस देश की पहचान विश्वनाथ धाम से होगी, यहाँ के मंदिरों से होगी। एक ये नई बात उन्होंने कहने की कोशिश की है। एक जो बड़ी बात उन्होंने विद्यार्थियों के लिए कही, चूंकि वो शिक्षा संवाद कर रहे थे, शिक्षा पर संवाद कर रहे थे, उन्होंने कहा शॉर्टकट से भला नहीं हो सकता। नई शिक्षा नीति के आने के बाद क्या हुआ, तमाम सवाल खड़े हो रहे थे। लोगों को लग रहा था कि अब 10th खत्म हो जाएगा, 8th के बाद सीधे 12th का एग्जाम होगा। इस तरह छोटी नीचे से लेके ऊपर तक अब डाइवर्सिटी आएगी, लेकिन वो डाइवर्सिटी इस देश के लिए कितनी हितकारी होगी, ये सवाल उठ रहे थे। तो मोदी जी ने आज के भाषण में क्लियर कहा कि अब शॉर्टकट से देश का भला नहीं होगा, शैक्षिक लॉन्ग कट, जीवन का लॉन्ग कट हमें दूर की सोचनी होगी। हम जल्दबाजी में कोई काम नहीं कर सकते हैं और देश को दिशा देने की बात उन्होंने करी। उन्होंने यूपी वालों को धन्यवाद दिया, ऑब्वियसली धन्यवाद देंगे। उत्तर प्रदेश में दोबारा सरकार बनी है। सरकार बनने के बाद पहली बार बड़ा कार्यक्रम था मोदी का उत्तर प्रदेश में। अब लगातार लोकसभा चुनाव तक माना जा रहा है कि बहुत सारे कार्यक्रम होंगे, लेकिन इतना बड़ा कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में उन्होंने उत्तर प्रदेश को धन्यवाद दिया और उन्होंने इसीलिए विधानसभा चुनाव का जिक्र भी किया अपने भाषण में। उन्होंने कहा जिस तरह आपने मेरा साथ दिया है बड़ा जबरदस्त है। काशी को यूनिक करने में कभी नहीं चूकते हैं मोदी। मोदी जब काशी जाते हैं तो काशी को न सिर्फ उत्तर प्रदेश का हिस्सा मान के नहीं चलते हैं, वो काशी को अपने आप में एक यूनिक, इसीलिए उन्होंने कहा मैं 7 वार और 9
त्योहार वाले शहर में आया हूं। काशी को उन्होंने एक अलग तरह से परिभाषित करने की कोशिश की, क्योंकि वो शहर का केवल 9 त्योहार नहीं है, 7 वार तो पूरे दुनिया के होते हैं, बट उनका कहना था कि काशी से सब कुछ निकले हैं। तो उन्होंने 1775 करोड़ की सौगात देने के साथ काशी को हर दिन का जीवंत शहर बताया, यहाँ पे सभी दिन जीवंत हैं, सारे त्योहारों वाला शहर बताया। इस तरह से मोदी जी विकास की बात कर रहे थे, चमक दमक से की बात से दूर हटकर वास्तव में कुछ नया करने की बात कर रहे थे और सभी वर्गों के साथ जुड़ाव की बात कर रहे थे। ठीक बात है जी। एक बात आपने बार बार कही है, 2 बार अपने जो आपने स्पष्टीकरण दिया उनमें आपने 2 बार कहा चमक दमक, और कहा कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि जो नई परिभाषा दी है विकास की उसमें चमक दमक नहीं, तो चमक दमक नहीं, और आपने थोड़ा सा इशारा भी कर दिया सड़कें, तो फिर क्या होना चाहिए? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी जैसे जैसे सत्ता में मजबूत हो रही है जी, वो अपने सिद्धांतों के पास जा रही है। जैसे धारा 370 हटाना, उसके अपने मूल सिद्धांतों के बड़ा पछताते थे लोग, कहते थे कि आपकी सरकारें आप धारा 370 क्यों नहीं हटा रहे, उन्होंने हटाई। ऐसे जो दीनदयाल उपाध्याय का अंत्योदय का सोच है विकास का, वो सोच कहीं चमक धमक वाला नहीं है। सड़कें भी बने, अच्छा है, लेकिन अंतिम आदमी तक पहुंच हो। तो जो अंत्योदय का विकास सोच है, यहाँ पर जो नरेंद्र मोदी की दिशा है, नरेंद्र मोदी जो दिशा देना चाह रहे हैं वो अंत्योदय की दिशा है, वो हर व्यक्ति तक पहुंचने की दिशा है। उस दिशा में कहीं सिर्फ चमक दमक तक सीमित रहना नहीं है, उस दिशा में दलित हैं, पिछड़े हैं, सभी जातियों के लोग हैं, सभी धर्मों के लोग हैं, महिलाएं हैं, नारी सशक्तिकरण भी है, समग्र विकास है। तो जब समग्र विकास होगा तो चमक दमक अपने आप आ जाएगी। अगर महिला सशक्त होगी तो सशक्तिकरण होगा, यदि विकास होगा तो चीजें, बाकी चीजें भी सही होंगी। तो मुझे लग रहा है नरेंद्र मोदी जी ये कहना चाह रहे हैं कि हम अंत्योदय की ओर बढ़ रहे हैं, वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की उस अवधारणा की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन संजीव, एक बात भी चर्चा में आ रही है, आप अंत्योदय की धारणा की ओर बढ़ रहे हैं, क्या रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाने से, क्या द्रौपदी को राष्ट्रपति बनाने से, क्या अंत्योदय की कल्पना पूरी होगी? आरोप तो ये तक लग रहा है कि अगर आपने रामनाथ कोविंद को बना दिया तो दलित समाज में कौन सी नई रोशनी आ गई, कौन सी नई चेतना आ गई। तो अंत्योदय का मतलब क्या? अंत्योदय का में अब 2 बातें हो रही हैं कि अंत्योदय माने कि अंतिम जो व्यक्ति है उसमें एक का चयन कर लीजिए और उसको कहीं पद पे बना दीजिए, या अंत्योदय का मतलब ये है कि जो अंतिम में इस छोर पर बैठा हुआ व्यक्ति है उसके जीवन में प्रकाश आए। इस बात को लेकर के और खास तौर से चुनाव में ये चर्चा शुरू हो गई है। देखिए, अंत्योदय के दोनों मतलब हैं। चुनाव में तो ये चर्चाएं इसलिए होंगी क्योंकि लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं। आखिर पहले क्यों नहीं सोचा गया कि दलित राष्ट्रपति बने? आखिर पहले क्यों नहीं सोचा गया? क्यों आप नारायण कौन थे? आप जो ये कहते हैं कि पहले क्यों नहीं सोचा? पहले सोचा गया, सुन लीजिए, पहले सोचा गया और किया भी गया, लेकिन बताया नहीं गया। नहीं। उसको ये नहीं कहा कि अब देखिए दलित राष्ट्रपति बन गया। ये मेरा कहना, यह मैं पूरी बात, मेरी वो सेंटेंस मेरा, पहले ये क्यों नहीं सोचा गया कि दलित आदिवासी लगातार इस देश के विचार प्रक्रिया का हिस्सा बने। आज की तारीख में एक खास बात यह आई कि दलित और आदिवासी इस देश की विचार प्रक्रिया का हिस्सा बने हैं। दूसरी बात, निश्चित रूप से दलित राष्ट्रपति बने हैं, निश्चित रूप से दलित मुख्यमंत्री बने हैं इस देश के तमाम, लेकिन अब एक आदिवासी महिला आ गई, तो एक संदेश देना और उस पर अमल करना, दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और विशेषकर नरेंद्र मोदी जी जो कहना चाह रहे हैं, जो मुझे आज के उनके भाषण से लगता है, हो सकता है मैं सिर्फ अगर उस भाषण की बात करूं और निरपेक्ष होकर बात करूं तो वो यही कहना चाह रहे हैं कि हम दिखाएंगे भी, करेंगे भी। अभी तक क्या होता था कि विष दुग्धम पयोमुखम, कि भाई किसी पात्र में अंदर तो जहर है, ऊपर अमृत है, तो ये कह रहे हैं हम ऊपर भी अमृत रखेंगे, हम अंदर भी अमृत रखेंगे। तो ये जो अमृत काल है, इस समय देश में अमृत काल चल रहा है, तो इस अमृत काल में सब जगह सिर्फ अमृत ही अमृत हो। तो प्रधानमंत्री यही बताना चाह रहे हैं कि ये अमृत काल है, और ऑब्वियस है कि 2024 का चुनाव सबके सामने है, ये बताएंगे कि पूरा पूरा अमृत है, विपक्ष कहेगा कि अंदर अंदर विष है, ऊपर अमृत है। अब ये जनता डिसाइड करेगी, जनता तय करेगी कि उसको कितना अमृत मिल रहा है, उसको क्या समझ में आ रहा है। और हमें पत्रकारों को तो विशेष रूप से जनता पे छोड़ देना चाहिए। लेकिन मोदी जी विष की तो चर्चा करते हैं, नहीं सिर्फ अमृत की चर्चा करते हैं, इसलिए क्योंकि उनको अमृत दिखाना, विष की चर्चा तो विपक्ष कर रहा है। जो विष की बात आ रही है,
आप जिसका उदाहरण दे रहे हैं उसमें उसका अर्थ जानते हैं क्या? परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादनाम वर्जते तादृश मित्रम विस्कुंभम दुग्धम पयो मुखम, जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, ये है मित्र के लिए। तो यहाँ पर मित्र को परिभाषित नहीं किया जा रहा, यहाँ पर अमृत, ये तो अमृत काल की चर्चा मोदी कर रहे हैं। जरा इसको आप डिफाइन करिए। हम इसको आप इस तरह समझिए जी, वो सबको मित्र बना के अमृतत्व की ओर ले जाने की बात कर रहे हैं। आप देखिए, एक सरकार महाराष्ट्र में बनी थी, उसमें तमाम उसको गिरा दिया, उसको गिरा दिया, तो आप उसको मित्रता उसमें जोड़ेंगे। कर्नाटक को गिरा दिया, उसके अंदर से मित्र निकाले। क्या आप भारतीय जनता पार्टी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अप्रोच समझिए, वो मित्र निकाल रहे हैं। अच्छा, ताकि जिस भाव के साथ जनता ने, महाराष्ट्र की जनता ने, उनका तर्क है, ये मेरा तर्क नहीं है, एज ए जर्नलिस्ट में तर्क नहीं दे रहा हूं मैं, भारतीय जनता पार्टी की तर्क की बात करूं तो महाराष्ट्र की जनता ने शिवसेना और भाजपा के समर्थन में जनादेश दिया था। मुख्यमंत्री बनने के लालच में कह लीजिए, या तात्कालिक समीकरणों के आधार पर कह लीजिए, या जिद कह लीजिए, कुछ भी हो, वहां पे उस जनादेश का अपमान हुआ था। इनका कहना, भाजपा का, इसमें बिल्कुल मेरा अपनी राय मैं नहीं कह रहा हूं, मेरी राय जो है वो व्यक्तिगत राय है, वो अलग है। अब इन्होंने क्या कहा कि हमने भाई उस जनादेश का अनुपालन कर दिया, उसके लिए हमको समुद्र मंथन करना पड़ा, अमृत अलग करना पड़ा। अब वो उनको विष मान रहे हैं। तो परिभाषाएं जो मित्र वाली, बिल्कुल आपने सही कहा कि हम ऐसा कुछ नहीं करना चाहते जिसमें अमृत ना रह जाए, हम सिर्फ अमृत का सर्वाधिक उपयोग करना चाह रहे हैं। और विष, जब समुद्र मंथन होगा, विष निकलेगा तो विष का अपना अलग उपयोग होगा। और विपक्ष में कुछ लोग रहने चाहिए, इनके हिसाब से जो सत्ता में है वो अमृत है और इसीलिए अमृत काल है, और जो विपक्ष में है वो कहीं ना कहीं जनता ने उनको विष बना दिया ना, उनको नहीं सत्ता में पहुंचाया। तो जिस दिन जनता इनको विष वाले डिब्बे में बंद कर देगी, ये फिर से दोबारा अमृत बनने की ओर प्रयास करने लगेंगे। मैंने पहले ये विष से अब अमृत हो रहा है। अब विषमृत तो बिल्कुल तय बात है कि जब आप सत्ता की और इस समय विपक्ष जो है विष हो गया। ये इनकी जो अप्रोच है वो कहती है, हम नहीं कह रहे, हम तो कह रहे हैं बिल्कुल ये सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक ही, उसी तरह एक धुरी के दो पहिए हैं एक गाड़ी के, जो दोनों को रहना चाहिए, संतुलित रहना चाहिए। अब जनता है जो चाह रही कि एक पहिया बड़ा हो जाए, तो एक पहिया बड़ा है तो रथ अपने हिसाब से चल रहा है, तो ये तो जनता को डिसाइड करना है। लेकिन आज मोदी जी ने एक बात की है, उसको लेकर बड़ा कंफ्यूजन हो गया। विपक्ष भी अभी जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उसमें कह रहे डिग्रीधारी नहीं चाहिए, हमें स्किल्ड चाहिए, हमें प्रमाण देने वाले युवा चाहिए, हमें देश को तैयार करने वाले युवा चाहिए, सब कुछ चाहिए। अब जो विपक्ष कह रहा है कि जब हम नौकरी में जाएंगे तो पहले डिग्री मांगी जाएगी, तो इसका क्या मतलब है? इसको दो तरह से समझना होगा जी। पूरी दुनिया में एक अभियान चल रहा है इस समय, उस अभियान में डिग्री के साथ स्किल पर फोकस है, और यही कारण है कि पूरी दुनिया में तमाम जगह, विशेषकर जिनको हम कथित रूप से विकसित देश मानते हैं, पाश्चात्य देशों की बात करें, वहां पर भी स्किल पर बहुत फोकस है और पढ़ाई हो रही है, यूनिवर्सिटीज के अपने लेवल मेंटेन है। हमारे देश में ना पिछले 70 साल में ना उसके बाद अभी भी, हम ये नहीं कहेंगे कि 2014 के बाद सब बदल गया, अब तक आजादी के बाद अब तक उसमें किसी की भी सरकारें रही हो, कांग्रेस की रही हो, विपक्ष की रही हो, इवन अब आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को भी अब 10-12 साल हो गए, अटल जी की सरकार मिला लिया जाए तो बड़ा हिस्सा इनकी सरकारों का है। लेकिन कभी ये फोकस नहीं हुआ कि हम अपनी पूरी शिक्षा पद्धति को, हम दुनिया की रैंकिंग में हम अपनी एजुकेशन सिस्टम को बड़ा मजबूत कर सकें। उस पर कभी शायद उतनी ईमानदारी से प्रयास भी नहीं हुए। हम वो 5 IIT में खुश थे, हम कुछ एम्स में खुश थे, हमारा इलाज हुआ जा रहा था, क्योंकि जो पैसे वाले थे वो अपना कुछ विदेश चले जाते थे इलाज कराने, कुछ करा रहे थे। अब इस सरकार ने जब अपनी नई शिक्षा नीति लाई है, उस पूरी नई शिक्षा नीति में डिग्री के साथ स्किल पर फोकस है, और मोदी जी शायद उसी को जस्टिफाई कर रहे थे। डिग्री का मना नहीं, डिग्री के लिए तो सारे इंतजाम है, आप डिग्री लीजिए, लेकिन स्किल पर भी फोकस होना चाहिए। और जब आपके पास स्किल होगा, चूंकि सब सीटें, कुर्सियां, नौकरियां बड़ी सामान्य है, बड़ी निर्धारित हैं, तो जो डिग्री ले रहे हैं वो डिग्री ले और वो नौकरी करें जाके, लेकिन स्किल के बाद भी तो नौकरी मिल सकती है। ये जो ITI की परिकल्पना की गई थी जब एक समय में, तब एक समय में ITI के बाद जब BTC, आप समझिए शिक्षक बनने के लिए विद्यालयों की परिकल्पना की गई थी, जब सीधे शिक्षक बन जाते थे तो उसमें सिलेक्शन होता था, BTC में सीधे शिक्षक बनते थे, मतलब BTC में सिलेक्शन प्राइमरी का टीचर बनने की गारंटी माना जाता था। B.Ed करने का मतलब होता था कि इंटर कॉलेज में कहीं ना कहीं टीचर बन जाएगा, PhD का मतलब होता था डिग्री का, तब भी तो ये स्किल का संवर्धन था, और लोग तय कर लेते थे कि भाई नहीं हमको प्राइमरी टीचर बनना हो, BTC की तरफ फोकस करते थे। उस समय की आवश्यकताओं के अनुसार उस समय की सरकारों ने उस तरह का नियोजन किया। आज की आवश्यकताओं, बढ़ती आबादी, ज्यादा जनसंख्या, उतने हिसाब से संसाधन ना होने के कारण दूसरे तरह से प्लानिंग हो रही। ये सरकार जो प्लानिंग कर रही है
जनता की चुनी हुई सरकार है जो प्लानिंग कर रही है, जनता के बिहाफ पे कर रही है, वो अपनी चीज को जस्टिफाई कर रही है। तो मोदी जस्टिफाई कर रहे हैं कि भाई हमें स्किल पर फोकस करना चाहिए, और सच बात है। क्या नई शिक्षा नीति ज्ञान के भंडार पर जोर नहीं देती है? क्या स्किल्ड निपुणता इस पर ही केवल ध्यान देती है? ज्ञान का भंडार नहीं है। हाँ, कि बिल्कुल स्किल ज्ञान का भंडार है भाई। तब डिग्री थोड़ी महर्षि चरक को मिली थी जब आयुर्वेद हो रहा था। जब पुष्पक विमान बना होगा तो डिग्री थोड़ी किसी ने एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग के लिए होगी। लेकिन पुष्पक विमान हमारी परिकल्पना का हिस्सा है ना। हमारे यहाँ पूरा गणेश जी की सर्जरी हो गई, तो दूसरा सर लगा दिया गया, वो हमारी परिकल्पना, हम मान लीजिए कल्पना भी मान लीजिए, तो उसका हिस्सा है ना। तो उसमें कोई वहां पे एमएस थोड़ी करके आए थे कि एमएस के बाद चलो अब डीएम करेंगे, और डीएम करेंगे तो फिर सुपर स्पेशलाइज सर्जरी करेंगे जिसमें हाथी का सर लगा देंगे। तो कहीं ना कहीं वो भी तो स्किल थे। हम स्किल को डिग्री से अलग क्यों कर रहे हैं? उनका कहना है कि सामान्य डिग्री लेके घर बैठने से अच्छा है कि हम उसके साथ स्किल पे आपका फोकस कहना है करें। कि व्हाइट कॉलर्स नहीं होना चाहिए। व्हाइट कॉलर भी सुपर स्पेशलिस्ट होते हैं। हाँ भाई आप समझिए कि अब क्लर्क बन के रह गए, मान लीजिए शुरू हुआ, डिग्री ले ली, बीए ले लिया, बीए के बाद एमए हो गया, एमए के बाद आ गया। क्लर्क की भी तो सीमा है, कितने क्लर्क होंगे? वही स्किल तो होना बहुत जरूरी है। और अगर इस देश ने 50 साल से स्किल पे फोकस किया होता, स्किल डाइवर्सिटी पे फोकस किया होता, तो चीजें बदल। भाई डॉक्टर क्या है? एक वो मेडिकल स्किल है। इंजीनियर क्या है? वही इंजीनियर जब पॉलिटेक्निक करता है तो जूनियर इंजीनियर बनता है, आईटीआई करता है तो ट्रेड्समैन बनता है। तो है तो वो भी स्किल ना। वहां तो कोई आईटीआई में तो एक सर्टिफिकेट मिल रहा होता है, लेकिन वही अंदर जाता है पॉलिटेक्निक में एक जूनियर का डिप्लोमा मिल रहा होता है, डिग्री तो नहीं मिल रही होती, तो पॉलिटेक्निक वाले इंजीनियर नहीं होते हैं। तो इंजीनियर तो होते हैं, जरूरी काम बहुत सारा काम। तो कहीं ना कहीं स्किल पर तो कंसिडरेशन करना ही पड़ेगा। और स्किल पर जब हम फोकस करेंगे तो रोजगार के अवसर नए सृजित होंगे। दूसरे सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि जो अधकचरा काम है वो बंद हो जाएगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति प्रॉपरली टेलरिंग सीखता है, फैशन टेक्नोलॉजी जिसको नया नाम दे दिया, मान लीजिए कर ले, हम फैशन डिजाइन सीखता है या कोई टेलरिंग सीखता है, तो वो प्रॉपरली सीखा हुआ होगा। वो कुछ वो प्रणाली भी बहुत सही होगी। जब एक टेलर मास्टर गरम प्रेस रख देते थे पीठ पे गुस्से में अपने चेले को सिखाने के लिए, वो भी एक प्रणाली रही होगी। अब उस पर मुकदमा हो जाएगा टेलर मास्टर पे। तो संजर से बचने के लिए हुआ कि भाई अभी उनको बढ़िया एक टेलरिंग का प्रशिक्षण दिया जाए। आप, मुझे लग रहा है कि इस देश में अगर सारे लोग डिग्री और ये सब करें, बहुत जरूर करें, लेकिन आप सोचिए क्या हेयर कटिंग की मशीनों से केवल काम चलेगा? तो सैलून के लिए स्पेशलिस्ट लोग होने चाहिए। सुनिए, एक बात और भी है कि आपको क्या लगता है काशी कितनी बदल गई? क्या काशी सिर्फ जो है काशी कॉरिडोर तक रह गई है? काशी क्या अब वहाँ पर कुछ परियोजनाएं, जैसे कि आज अक्षय पात्र किचन की योजना शुरू हो गई है, एक थीम पार्क शुरू हो गया, क्या काशी में वो व्यापक बदलाव आ रहा है, या फिर काशी पूरी बदल गई है कि अभी केवल जो है उसका चेहरा बदला? देखिए, काशी का विकास हमें दो हिस्सों में समझना पड़ेगा। वहां भी वही विषमृत है। संकट मोचन मंदिर है, वहां का बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है। उनके महंत से जब आप बात करेंगे तो वो कहते हैं कि काशी विकास की जगह विनाश हुआ है, हमारे पुराने मंदिर टूट गए हैं, नुकसान हुआ है। बड़ी संख्या में ये बात तो काशी विश्वनाथ मंदिर के भी महंत कहते हैं। हाँ, तो ये दोनों लोग कहते हैं। ये लोग और कहते हैं कि जो हमारा जो पुरातन संस्कृति थी, जो हमारा पुराना परंपरा थी, जो वैभव थी, जो घर घर शिवलिंग थे, वो परंपरा बिल्कुल टूट गई है। वहीं काशी के तमाम दूसरे लोगों से मिलिए, वहीं बड़ी संख्या में लोग हैं जो कहते हैं कि अब हमें बाबा सिख के दरबार से पहले गंगा जी दिखती थी, बीच में लोगों ने अतिक्रमण करके जो 100 साल 200 500 800 1000 साल जितने सालों में बने हो, पूरा रास्ता जाम कर दिया था। अब काशी पुनः मुक्त हो गई है, वो रास्ता बाबा मुक्त हो गए हैं, बाबा का रास्ता खुल गया है। ठीक है, तो अब ये अप्रोच है, ये फैसला तो काशी वाले करेंगे। 2014 में मोदी जी को जिताने के बाद 2019 में दोबारा जिता के काशी वालों ने एक अपना रेफरेंडम दिया है। 2024 में फिर कर लेंगे। 2022 में भी इतना माना जा रहा था कि बुरी तरह हार जाएगी भाजपा और बिल्कुल टिकट काटने से लेकर बदलने तक की तमाम बातें हो रही। 2022 में भी काशी ने अपना रेफरेंडम दिया, तो वो काशी का रेफरेंडम आएगा। दूसरी बात ये तय है कि काशी जो लोग रेगुलर जाते रहते हैं, आप जाइए, हम लोग जाते हैं, तो देखते हैं कि बदलाव दिख रहा है। काशी में जब बदलाव धरातल पर दिख रहा है, काशी के लोग भी कहते हैं कि काशी में बदलाव दिख रहा है। और जब 5000 10,000 2,000 जब मोदी जी जाते हैं तो 1800 2,000 करोड़ की परियोजनाओं पर शिलान्यास उद्घाटन कराते हैं, तो अब वैसे दिखता है कुछ सड़कें चौड़ी हो रही होंगी, कुछ काम हो रहा है, हवाई अड्डा बढ़िया हो गया है पहले की तुलना में, तो बदलाव दिख रहे हैं। ये चीजें वैसी हैं जो कहीं ना कहीं रिजल्ट दे रही हैं। तो उस बदलाव से तो कोई इनकार नहीं कर सकता। विकास की दशा काशी केंद्रित ना हो, ये उत्तर प्रदेश का हर व्यक्ति चाहता है। कानपुर जैसे शहरों में जहां विकास रुक गया,
तो ऑब्वियस आज कानपुर के लोगों को, आज इलाहाबाद के लोगों को बड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि सीटें तो यार हम भी साथ साथ जिलाते हैं। हमने कब कहा था कि मोदी जी आप हमारे यहाँ चुनाव न लड़ो, हमारे लड़ जाते, हमें भी 2000 करोड़ मिल जाते। तो ये एक राजा के नेतृत्व के रूप में, एक नेतृत्वकर्ता के रूप में बाकी शहरों में हीन भावना ना हो, काशी दूसरी सैफई ना बन जाए, ये भी देखना होगा कि काशी या गोरखपुर दूसरी सैफई ना बन जाए। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो विकास होना चाहिए। और काशी इस देश का, मैंने आपसे पहले कहा कि मोदी जी काशी को इस दुनिया में अलग तरह से प्रस्तुत करना चाहते हैं। अभी मोदी जी जब गए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में, उन्होंने उत्तर प्रदेश के 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट के गिफ्ट्स दिए। उसमें काशी का गिफ्ट था, उसमें उन्नाव का गिफ्ट था, उसमें तमाम जगह कन्नौज का गिफ्ट था। तो उन्होंने उत्तर प्रदेश को वहां पे बताया, जाके एक तरह से बताया भाई हमारे यहाँ ये चीजें हैं। तो इसी तरह वो पूरी दुनिया में काशी को द्वार के रूप में प्रेजेंट कर रहे हैं। तो और उनको लग रहा है कि लोग जैसे ताजमहल देखने आते थे, इंडिया आते थे, जैसे गोवा घूमने आते थे, जैसे चार मीनार जाते थे, वैसे वो लोग लाल किला, अब लोग काशी देखने आए। इसीलिए काशी पर जोर है। संजी, एक बात और है जो अभी आपने एक अपने शब्दों में कही कि प्रयागराज के लोग सोचते हैं कि मेरे यहाँ क्यों नहीं मोदी आ गए, हमको भी 2000 करोड़ मिल जाते। एक ये भी लोग सोच रहे हैं, बताओ हमारे यहाँ प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इतने समय तक रहे, सोनिया गांधी रायबरेली में इतने समय से हैं और रायबरेली वहीं पर है। पंडित जवाहरलाल नेहरू फूलपुर से चुनाव लड़ते रहे इलाहाबाद के लिए, ठीक है उन्होंने अपना जो निवास स्थान था वो दे दिया, लेकिन इलाहाबाद उसी जगह पर है। अगर अब और थोड़ा आगे बढ़े, अटल बिहारी वाजपेयी ने जो उनका आगरा का गांव है वो अपनी जगह पर बना हुआ है। हालांकि उन्होंने कई जगह चुनाव लड़े, मतलब यहाँ से लखनऊ से भी लड़ा। तो क्या अब जनता में ये भी सोच आ रही है कि भाई प्रधानमंत्री हमारे यहाँ भी थे और उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? और इसका तो सोनिया गांधी के लिए तो बार बार कहा ही जाता है कि बताइए सब कुछ थी, सर्वोच्च पद पे थी और रायबरेली वही की टिटकी रह गई है। क्या कहना? नहीं तो इसमें बताइए, इसमें मोदी जी का क्या दोष है? दोष नहीं है, लेकिन आप ये हमको समझाइए या जनता को ये समझाइए कि प्रधानमंत्री जो पहले थे वो इस दिशा में क्यों नहीं सोच पाए? देखिए वो एक अलग तरह की सोच थी। हाँ, निश्चित रूप से ये बताओ। हाँ, नेहरू जी ने कभी अपने आप को इलाहाबाद का प्रधानमंत्री नहीं माना होगा। हाँ, मुझे लगता है। और ऐसा नहीं कि तब इलाहाबाद में नहीं हुआ होगा काम। इलाहाबाद विश्वविद्यालय बहुत पुराना था और पहले इलाहाबाद अपने आप में एक केंद्र हुआ करता था, एक हाई कोर्ट था। पहले का विकास की दिशा दूसरी थी। उन्होंने क्या किया, उस समय विकास की दिशा में थी कि सब जगह हो। उन्होंने इलाहाबाद में कोर्ट दे दिया, लखनऊ में राजधानी दे दी, कानपुर को औद्योगिक शहर बना दिया, काशी को आध्यात्मिक शहर के रूप में विकसित किया। नहीं, ये तो ब्रिटिश जमाने से भी चल रहा था। जी जी। आजादी के बाद जब धीरे धीरे अब देखिए बड़ा सेंट्रिक होने लगा। अटल जी ने लखनऊ के लिए बहुत किया, लखनऊ के सांसद रहे थे। लखनऊ का जो विकास हुआ अटल जी के समय, उससे पहले के लखनऊ और आज के लखनऊ में बहुत अंतर है। तो इसी तरह से जब मायावती जी मुख्यमंत्री थी तो लखनऊ का विकास हुआ, नोएडा में वो उनका तो विकास जो था वो अपने एक एजेंडे के तहत था, जिसके लिए लोग उनकी आलोचना भी करते हैं कि आपने पत्थर और हाथी सब लगाए। विकास का मतलब या जो कि वहाँ का पर्यटन बढ़े, जैसे कि मोदी जी ने किया काशी में, कितना बदलाव लाए हैं, वहाँ के लोगों को राहत मिली है। सवाल इस बात का है, तो क्या उन लोगों में ऐसा सोच रही थी या उस समय देश इतना प्रगति पर नहीं था कि लोग उस दिशा में भी काम करते? लोगों के सामने पूरा देश था, बड़ी समस्याएं थी। आज वो समस्या नहीं है, या फिर समस्याएं हैं और मोदी जी ने एक नई कल्पना देश के सामने प्रस्तुत की है। नहीं देखिए, ये माइक्रो लेवल पे डेवलपमेंट को विकसित करने की बात है। मुझे जो मेरा अपना आकलन है इस पूरे मामले में, मुझे लगता है कि अटल जी के आते आते ये बात शुरू हो गई थी कि माइक्रो लेवल पे भी विकास की बात हो, सड़कों पे बात शुरू हो गई थी। लखनऊ के इंटरनल वो तो उन्होंने जो ये चतुर्भुज योजना तो अटल बिहारी वाजपेयी की थी। अटल जी के समय आते आते विकास को माइक्रो लेवल पे ले जाने की बात हुई थी, तब ये लगने लगा था कि चीजें हो बदलने लगा था। और इसके बाद जब नरेंद्र मोदी जी आए तो बदलाव शुरू हुआ। पिछली सरकार में, केंद्र की जो पुरानी पिछली कांग्रेस सरकार थी, भले आप रायबरेली अमेठी का उदाहरण ले सकते हैं कि नहीं हुआ, लेकिन ऐसा नहीं। अमेठी में भी कारखाने आए, रायबरेली में आए, संभाल नहीं पाए, क्या नहीं हुआ, पूरे देश में जो इम्पैक्ट था, नेगेटिव इम्पैक्ट, उसका असर पड़ा होगा। और तब ये लोग थे। एम्स तो रायबरेली एम्स क्यों आया? रायबरेली एम्स आया इसीलिए था क्योंकि वो सोनिया गांधी का वो था। अदरवाइज लखनऊ से रायबरेली पास है कि बनारस दूर है? लखनऊ में तो SDPGI, राम मनोहर लोहिया, KGMU,
चार चार मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट कॉलेजेस 3-4 बहुत सारे थे, लेकिन रायबरेली में एम्स आया नहीं। ऐसे तो गोरखपुर में बाद में क्या, ऐसे तो वहां पर टेलीफोन का भी कार्यालय चला गया था, सब कुछ। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि जिस तरह मोदी जो है जीवंतता, निरंतरता और प्रभावान नव्यता और भव्यता और दिव्यता प्रस्तुत कर रहे हैं, वैसा वो नहीं। तो रायबरेली और अमेठी काशी की बराबरी नहीं कर सकते हैं। काशी को के लिए तो हर प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए था। काशी भी उनका एजेंडा वैसे ही है, जैसे आप अभी हम लोग बात कर रहे थे कि मायावती जी का एक एजेंडा था, तो वैसे बीजेपी का एजेंडा अयोध्या मथुरा काशी है, उसमें कहाँ छिपी बात है। अयोध्या में भी तो विकास हो रहा है, अयोध्या में पूरी नई अयोध्या। वो तो एक मुद्दा ही दूसरा है। नहीं, राम मंदिर वाली बात मुद्दा नहीं है, उसको हमेशा से लोगों ने गलत समझा। अयोध्या मथुरा काशी सिर्फ ध्वंस हुए, टूटे हुए मस्जिद मंदिर का मुद्दा नहीं है। ये भारत की अपनी संस्कृति से जुड़े शहर हैं, वही वो मैं मान रहा हूं, इसलिए उनके विकास की बात है। वो असल में वहां पर इतना विवाद हो गया कि विवाद के बाद उस स्वरूप को बिल्कुल विस्तार रूप में और विश्व स्तरीय रूप में देने की बात हो रही है। इसलिए अयोध्या में तो जो कुछ हो रहा है वो तो अपना अनूठा है, उसमें कोई बात नहीं है। तो काशी में वैसे ही है। हाँ। काशी में बाबा विश्वनाथ की नगरी में विकास की दिशा तो हो इस देश पूरी दुनिया में नहीं, लेकिन अब आप देखिए इसे फर्क देखिए। अगर आप अयोध्या की बात करते हैं तो अयोध्या में एक विवाद छिड़ा, उसके बाद हो रहा है, लेकिन मोदी यहाँ पर विवाद वाली बात को बिल्कुल एक किनारे कर रहे हैं। अब तो आरएसएस ने भी कह दिया कि कहाँ ढूंढोगे जा करके, विवाद की बात नहीं लेकिन विकास की बात कर रहे हैं। यही तो आज मोदी जी ने कहा कि विकास की परिभाषा बदलनी होगी जी। तो मोदी जी ने तो तय बात हो गई। नहीं, चमक दमक उन्होंने ये कहीं भाषा नहीं की है कि भाई विवादित स्थलों को ये कर, वो ऐसी कोई भाषा नहीं बोल रहा है। वो देखिए, आप देखिए उसको जरा नरेट कीजिए कि वो विवादित वाली बात तो कहीं नहीं रहे, छू भी नहीं रहे। क्या हो रहा है, कहाँ पर फवारा था और कहाँ पर शिवलिंग था और ये लोग विवाद पैदा कर रहे हैं, ये कोई बात नहीं कर रहे हैं। वो उससे हट करके जहाँ जहाँ पर उनको जगह मिल रही है वहाँ पर वो विकास के स्तंभ गाड़ रहे हैं। तो विकास की कुल मिला के अब जो नई परिभाषा है विकास की, कि जहां अवसर मिले जो है पहले एज इट इज उसको ठीक कर दो, बाकी जो चीजें आएंगी अपना कोर्ट जाएंगी, कहाँ जाएंगी अपना डिसीजन होगा। अयोध्या में भी तो यही हुआ, कोर्ट से फैसला हो गया, इन्होंने अमल कर दिया उसको। वो तो दूसरी बात यही काशी में भी अच्छा, उस विवाद को माइनस कर दीजिए। तो काशी क्या विकास, काशी में काशी विश्वविद्यालय है, IIT है, ये तो सब पहले से था वहां पे ना, और अब उसको एक अच्छे ढंग से नियोजित ढंग से विकास हुआ जा रहा। और काशी क्या सब जगह देखिए पूरे पूर्वांचल पर फोकस है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिए भी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी अगले हफ्ते बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने वाले हैं। तो विकास को वो तो यही शो करेंगे कि सब जगह हम विकास कर रहे हैं, लेकिन ऑब्वियस है कि काशी में कुछ ज्यादा होगा। इसलिए भी होगा, एक तो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, काशी की माँ गंगा ने मोदी जी को बुलाया था, तो अगर कोई माँ बुलाती है पुत्र को तो पुत्र फिर उसका कुछ थोड़ा ध्यान रखेगा ज्यादा, तो इसलिए भी काशी में ज्यादा ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन मोदी जी अपने उस सपने को नहीं पूरा कर पा रहे हैं जो उन्होंने शुरुआत में, जब वो जापान के प्रधानमंत्री आए थे, क्वेटर सिटी बनाने की जो बातचीत थी, ठीक है, उसी पे काम चल रहा है, हो सकता है अब जो हाँ, लेकिन वो हमको लगता है कि उसी के स्तर पर वो काशी को विकसित कर रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं। वो तो देखिए काशी की अपनी एक विकास की अवधारणा है। ये हर जब 1000, 2000, 5000 करोड़ का मामला आएगा तब हम लोग ये चर्चा करेंगे, लेकिन मोदी जी अपने सिस्टम से काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि एक पूरा प्रोजेक्ट बना हुआ है जो कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव से पहले काशी का पूरा बदला स्वरूप हाँ, ये दिखेगा 2024 और उसके बाद वो 24 में, ताकि वो 24 में जब जनता के सामने जाए, जैसे 2019 से 2024 के बीच जनता को ये लगने लगा था कि विकास की दशा शुरू हो गई है। हवाई अड्डे से लेके काशी तक आने की जो सड़क थी बहुत खराब हुआ करती थी, वो सड़क बन गई थी, हवाई अड्डा का पूरा परिवर्तन हो गया था। जो बाबा विश्वनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की जो बात चल रही थी उसकी दिशा दिखने लगी थी कि कैसा होगा बाबा का दरबार। 2014 से 19 के बीच में ये तय हो गया था। तमाम सड़कें चौड़ी हो गई थी, बिजली के तारों का जाल कम हो गया था, तो तमाम काम दिखने लगे थे लोगों को। और ऑब्वियस एक मैसेज देने में मोदी जी और भाजपा के लोग कामयाब रहे कि अभी 5 साल में हम जो कर सकते थे वो किया, अगले 5 साल में हम और कुछ करेंगे। एक बार जब आधार स्तंभ बन जाता, आधारशिला बन जाती, तो इन 5 सालों में ऑब्वियसली ज्यादा काम होंगे। चलिए, आपने बहुत अच्छी बात की। आधारशिला जब बन जाती है, जब आधार बन जाता है तो उसको, और ये जो आधारशिला बनाने की बात है, तो जैसे कि जेवर हवाई अड्डा है, मायावती कहती है मैंने उसकी आधारशिला रखी।
अगर बुंदेलखंड, गंगा एक्सप्रेस, पूर्वांचल और ये लखनऊ एक्सप्रेस इसकी आधारशिला या कानपुर में मेट्रो की आधारशिला जो है अखिलेश दावा करते हैं, तो आधारशिला इनको मिल गई, आधार इनको मिल गया और इन्होंने विकास के पंख उड़ाने शुरू कर दिए। ये बात भी सही है ना? ऑब्वियस, इसमें क्या बुराई है? हाँ। भाई आपको मौका मिला 5 साल, भाई अखिलेश और मायावती जी अब ये नहीं कह सकते कि हम कमजोर सरकारों में थे। 5 साल पूरी मजबूत सरकारों में ये थे। इस 5 साल में उन्होंने लखनऊ मेट्रो बनाई, इससे कौन इनकार करता है? कानपुर मेट्रो का शिलान्यास किया, इससे कौन इनकार करता है? एक डिस्ट्रिक्ट जिले में लेकिन क्रेडिट लेने का तो झगड़ा होता ही रहता है भाजपा तो के। मायावती जी ने जो बड़े बड़े काम, बिजली वाला काम किया था, बिजली पे काम किया था, तो उसका क्रेडिट अखिलेश ने लिया बहुत बार। ऑब्वियस है, बिजली को लेकर तमाम समझौते, नए बिजली घर और क्या क्या हुआ, वो उसका अखिलेश के समय आते आते तक बिजली संकट में सुधार होना शुरू हुए थे, चीजें सुधरनी शुरू हुई थी। उसको पिछली सरकार में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में उसमें बदलाव हुआ, उसमें सुधार हुआ, बिजली बहुत अच्छी हुई उत्तर प्रदेश की। अब इधर तो फिर से गड़बड़ होनी शुरू हुई है, लेकिन एक चीज सही हुई। इसी तरह से जो बाकी चीजें हैं, आप मेट्रो को उठा लीजिए, मेट्रो में लखनऊ मेट्रो का क्रेडिट हर कोई अखिलेश को देता है। कानपुर मेट्रो का शिलान्यास अखिलेश ने किया था, इससे कोई इनकार थोड़ी करता है। इन्होंने उसको विस्तार दिया, समय पे कर दिया उन्होंने, और तेज काम किया। तो ये भी तेज काम कर सकते थे, इसमें कहीं बुराई नहीं है। अब इसके अलावा आप समझिए कि जो काशी में काम हो रहा है, अभी लाइट मेट्रो की गोरखपुर में बात हो रही है, ठीक। तो जो काम है, अब एक बड़ा छोटा सा ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, ये बार बार क्लेम कर रही है कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज हम खोलने जा रहे हैं। ऑब्वियस है, उस समय इसकी शुरुआत सही अर्थों में केंद्र की कांग्रेस सरकार ने प्रपोजल दिया था, अखिलेश ने इसको ठीक से इंप्लीमेंट करना शुरू किया था। कन्नौज, जालौन, ये सब मेडिकल कॉलेज उसी योजना के तहत खुले थे, लेकिन धीरे धीरे खुल रहे थे। टीचर्स की कमी है, वो आज भी कमी है। तो सवाल ये भी है कि क्या गुणवत्तायुक्त शिक्षा होगी हर जिले में मेडिकल कॉलेज? इस पे सवाल आगे। आज से 10 साल बाद इन मेडिकल कॉलेजों के टीचर्स की अवेलेबिलिटी और गुणवत्ता पे सवाल खड़े होने शुरू हो जाएंगे 10 साल बाद। क्योंकि जो व्यक्ति बहुत अच्छा टीचर होगा, बहुत अच्छा पढ़ के निकलेगा, MD MS का टॉपर होगा, वो अच्छे टीचर दिल्ली, लखनऊ, कानपुर बैठेंगे। कानपुर भी बड़ा मुश्किल है, दिल्ली, लखनऊ बैठेंगे, वो बेंगलोर चले जाएंगे। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और सब में क्या हुआ, जब कंप्यूटर की क्रांति आई तो हमारा बहुत सारा ब्रेन US भाग गया। सिलिकॉन वैली हमारे सहारे चल रही है, तमाम बार कहा जाता है। गूगल से लेकर माइक्रोसॉफ्ट तक सारी कंपनियों के CEO हमने दे दिए। तो सब वही, ये बच्चे अगर कानपुर में, इंडिया में रहते, इसी IIT कानपुर से पढ़े कितने बच्चे कानपुर में? नारायण मूर्ति ने यहाँ से MTech किया, इसके बाद जाकर बेंगलोर। तो अब कहानी वही है, यही मेडिकल में। तो लेकिन जो करता है उसको लगता है कि हमने किया है, और जो जिसके समय में इंप्लीमेंट होता है वो क्रेडिट लेता है। बड़ी सामान्य सी बात है। अच्छा, ये आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री ने आज नई शिक्षा नीति पर फोकस भी किया, बताया भी कि कैसे दिशा चलेगी, कैसे दशा है इस समय। आपको लगता है कि इस समय जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें हमने बड़े चैलेंजेस हैं, लोगों को ज्ञान नहीं है, मालूम नहीं है, उसकी पृष्ठभूमि का ज्ञान नहीं है, इसके लिए व्यापक प्रचार प्रसार की बात है। दूसरा ये भी है कि मातृभाषा की बात की जा रही है, लेकिन जितने भी आप स्कूल देखिए इंग्लिश मीडियम है वो तेजी के साथ पनप रहे हैं, कहाँ से वहाँ मातृभाषा आई। ये कुछ चैलेंजेस हैं और उनको कैसे दूर किया जाएगा? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती तो ये है कि लोग नई शिक्षा नीति को समझें। हाँ, अभी तो बड़ी चुनौती है जिसको भी लोग समझ नहीं रहे हैं। लोग नई शिक्षा नीति को समझेंगे नहीं तो समस्याएं होंगी। मातृभाषा, अंग्रेजी और ये सब बातें पे, तो ये सब बात की बातें बहुत सालों से चल रही हैं, आगे भी चलेंगी। अभी इंजीनियरिंग कॉलेजेस पे बात आई कि भाई इंजीनियरिंग कॉलेज में हिंदी में पढ़ाई, हाँ, लेकिन उसके बाद में फिर विड्रॉ कर गए, बहुत सारी चीजें बदली हैं। ये बहुत बड़ा स्लो प्रोसेस है। जब नई शिक्षा नीति, हम 47 में आजाद हुए और 75 साल लग गए हमको अपनी शिक्षा नीति बनाने में। हम वही मैकाले वाली शिक्षा पद्धति और उस बातों पे बीच में बदलाव तो हुए, लेकिन व्यापक नहीं, क्रांतिकारी शिक्षा नीति बनाने में ऐसे तो बड़ी कई आयोग बने, सबने किया, लेकिन वो जो दे गए थे मैकाले, उसका जो आधार तो वो नहीं तोड़ वही रहा ना। तो अब 75 साल बाद एक नई शिक्षा नीति आई जिसको भारत अपनी शिक्षा नीति बता रहा है। लेकिन अब इस पे अभी थोड़े दिन बाद एनालिसिस शुरू हो जाएगी कि इसमें क्या नया है। ये तो यूएस पे बेस्ड है, ये तो यूके पे बेस्ड है, क्योंकि उन्होंने चेंज कर लिया है। उनके यहाँ 3+5+4 का कॉन्सेप्ट चलता है, हमने 3+5+4 का उठा लिया। इस तरह की बहुत सारी बातें आएंगी। मुझे लगता है इन बातों से ऊपर उठ के सरकार की जिम्मेदारी है, पत्रकारों की जिम्मेदारी है, दो स्तंभों की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है कि वो लोगों को बताएं कि नई शिक्षा नीति क्या है। जब वो लोगों को बताने में सफल होंगे तो चीजें अच्छी होंगी। और होप फॉर गुड, होप फॉर पॉजिटिव।
हमें सकारात्मक विचार रखने चाहिए और कहीं ना कहीं निश्चित रूप से बदलाव आएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद संजीव, बहुत अच्छे ढंग से आपने निरीक्षण किया। तो निश्चित रूप से दो बातें आज सामने आई। एक तो नई शिक्षा नीति, जिस पर प्रधानमंत्री ने काफ़ी जोर दिया, और उसके विभिन्न आयामों की चर्चा की। लेकिन ज़रूरत है कि कम से कम शिक्षा नीति जो नई आई है वो जन जन तक पहुँचे, तो लोग उसको समझें तो, और जिस दिन वो लोग समझेंगे उस दिन से ही ये लाभ की रोशनी हमारे सामने आएगी। दूसरी बात, विकास की नहीं पर चमक दमक नहीं चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो जाना चाहिए, हमारी धरोहर जो है वो सुदृढ़ हो जानी चाहिए, हमारी परंपराएं नए रूप में विकसित की जानी चाहिए। आलोचनाएं होंगी निश्चित रूप से, लोग कहेंगे भी, क्योंकि जब कोई नया पन आता है तो कुछ न कुछ विवाद होता है, जिसकी चर्चा अभी हम लोग कर भी रहे थे। लेकिन जब नया स्वरूप आएगा, नया आयाम आएगा, तो नई ऊर्जा भी आएगी, नई स्फूर्ति भी आएगी, नई दिशा भी आएगी, नया कलेवर भी आएगा, और फिर नई हनक ठनक भी आएगी और नया तेवर भी आएगा, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।